देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, देखो हम लोग कॉशीट कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कंसेप्ट भी कर लिया था, क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लिया था। अब बाकी क्वेश्चन जो है वो करना है हम लोग को। तो देखो इलास्ट्रेशन वन, आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे ना थोड़ा सा अलग टाइप का है। सिर्फ ऐसा नहीं कि उसमें कॉशीट का ही कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्सड अप करके क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर तुम लोग को पीडीएफ शेयर किया हुआ है, और भी क्वेश्चंस है उसको भी करेंगे। लेकिन पहले ये वाला, ये इलास्ट्रेशन वन। इलास्ट्रेशन वन में क्या बोला है देखो। इसमें बोला है following data is available from the cost record of a company for the month of March 2017। 2017 के मार्च मंथ का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या डेटा दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब्स। जॉब्स का मतलब क्या होता है। जॉब का मतलब होता है जब कोई पर्टिकुलर टास्क को हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसे जॉब बोला जाता है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब जैसे मतलब आगे ये हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर इंडिविजुअली है, सभी का है, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। ठीक है, जॉब मतलब स्पेसिफिकली कस्टमर के नीड के ऊपर जो काम किया जाता है उसे बोला जाता है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, इसमें कोई क्लोजिंग स्टॉक वगैरह नहीं होता है। जॉब कॉस्टिंग मतलब कोई जैसे कि टेलर के पास जाके हम लोग अपना मेजरमेंट के साथ अगर कुछ ड्रेस वगैरह स्टिच करवा रहे तो क्या होता है, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। लेकिन जब मॉल में जाके कोई कुछ खरीद रहा है तो वहां हमारे रिक्वायरमेंट का नहीं होता है। ठीक है, हमारे रिक्वायरमेंट मतलब वहां पर जैसे मान लो एस एल एम इस तरह के साइज का बहुत सारा चीज होता है, जिसमें हमें जो सूट सूट करेगा हम लोग वो ले लेते हैं, लेकिन हमारे स्पेसिफिकली हमारे मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बनाया जाता है। तो दैट इज बैच कॉस्टिंग, लॉट में जब होता है। और जब पर्टिकुलर किसी के मतलब डिमांड पे होता है उसे जॉब कॉस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, डिटेल्स में पढ़ेंगे। जॉब का मतलब यही है बेसिकली कि अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम होता है तब, जैसे जेरोक्स सेंटर में होता है, प्रिंटिंग में होता है, वहां पर जैसे बोला जाएगा वैसे किया जाता है। कोई पहले से कुछ जेरोक्स करके नहीं रख देता है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक या शोकेस करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। जो जो हमें जेरोक्स करवाना है हम ले जाके देते हैं, वो हमें जेरोक्स करके दे देता है। ठीक है, वैसे टेलर कुछ क्लोजिंग स्टॉक में नहीं रखेगा उस तरह से कोई भी मेजरमेंट का बना के, क्योंकि वैसे कोई खरीदने वाला है नहीं, उनका काम अलग होता है। ठीक है, लेकिन मॉल्स वगैरह में बहुत सारे स्टॉक रहते हैं, स्टॉक करने का कंसेप्ट है। बाकी जॉब कॉस्टिंग में स्टॉक करने का कंसेप्ट नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर कितने सारे जॉब हुए हैं। जॉब नंबर A99, ये मतलब नाम है। ठीक है, टोकन नंबर भी बोल सकते हैं इसको, कि जॉब नंबर A99। डायरेक्ट मेटेरियल इसमें लगा है 80। ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कौन से जॉब का, A99। डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब प्रीवियस मार्च के आगे कौन सा मंथ आता है, फेब का मंथ आता है। अप टू फेब तक, अप टू फेब तक ये सारे खर्चे हो रखे हैं किस रिगार्डिंग मेटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फिर जॉब नंबर A77 जो है उसमें सेम वही चीज, मेटेरियल का इतना खर्चा हो रखा है, वेजेस का इतना हो रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड का इतना हो रखा है। ठीक है, इसीलिए जब 1 मार्च हम लोग पहुंच रहे हैं तो वहां पर ये सारे डेटा हमें दिखेंगे। ठीक है, 1 मार्च को ये ऑलरेडी इतना इतना काम हो रखा है, लेकिन ये सब कंप्लीटेड नहीं है। इतना काम हो रखा है रिगार्डिंग मेटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, और भी बाकी काम पूरा करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेटेरियल इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, ये थोड़ा सा गलत है, ये मंथ ऑफ फेब नहीं होगा। ठीक है, ये मंथ ऑफ मार्च होगा। ठीक है, क्योंकि मार्च का डेटा होना चाहिए ना, ये गलत दिया हुआ है। तो डायरेक्ट मेटेरियल इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में क्या क्या मेटेरियल इशू हुआ है, जॉब नंबर ए के लिए 120, देखो जॉब नंबर A99, A77, A66 और A55, यहाँ पर 4 जॉब का इंफॉर्मेशन है। मतलब प्रीवियसली ये जॉब चल रहे हैं, जॉब A99 और जॉब A77, ये जॉब प्रीवियसली चल रहे हैं, फ्रेशली इस बार ये जॉब स्टार्ट हुए हैं इसका मतलब, और टोटल 4 जॉब पे काम चल रहा है। तो A99, A77, A66, A55। उसके बाद पॉइंट 3 में क्या बोला है, पॉइंट 3 में बोला है डायरेक्ट लेबर डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, जैसे ये फेब गलत दिया हुआ था ना, यहाँ पर सही दे रखा है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो जॉब देखो 4 है, पुराना A99, A77 और A66, A55। कितना टाइम काम हुआ है, दैट इज आवर्स दे रखा है, 400, 200, 300, 100, और कितने खर्चे हुए हैं, तो 600, 450, 675 एंड 2 to
5, ठीक है। इतना इतना पैसा खर्चा हुआ है इतने घंटे काम करने पे, एक एक जॉब का हमें डिटेल्स में दे रखा है। अब क्या बोल रहा है 4th नंबर पे, फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू जॉब्स ऑन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आवर रेट विच इज 2 पर आवर। बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाई हुआ है, मतलब ये वाला, ठीक है, नहीं ये तो लेबर है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाई हुआ है जॉब पे, वो हो रहा है प्रोडक्शन के बेसिस पे, ठीक है, और ऑन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आवर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आवर के रेट के बेसिस पे होगा, विच इज 2 पर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड इन मार्च 2017 2100। तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करना है कैसे, डायरेक्ट लेबर आवर रेट बेसिस पे, जो कि 2 पर आवर है। जबकि यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो पूरे मार्च महीने में कितना हुआ है, 2100। ये दो पॉइंट एक दूसरे को रिलेट करता है, मतलब दोनों पॉइंट एक ही चीज पे डिस्कस कर रहा है। एक तो बता रहा है कि एक्चुअली एक्चुअली हम लोगों ने जब चेक किया तब हम लोगों ने देखा कि 2100 का फैक्ट्री ओवरहेड लगा है, इनकर्ड मार्च का इतना खर्चा लगा है। और फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे अप्लाई करना है, मतलब कैसे दिखाना है अलग अलग जॉब पे, ये तो टोटल बोला है, अलग अलग जॉब पे कैसे दिखाना है उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रहा है। बोल रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू जॉब्स, ये सारे जॉब पे, ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे जो ये जॉब हो रहा है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आवर रेट, डायरेक्ट लेबर आवर रेट के बेसिस पे, जो कि है 2 पर आवर, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर आवर चेक करो, टोटल लेबर आवर कितना है, 400, 200, 300 और 100। तो डायरेक्ट लेबर आवर कितना हो गया, 1000, ठीक है। तो 1000 आवर, हाँ 1000 आवर काम करने पे अगर 2100 रुपीज का खर्चा हो रहा है, तो लेबर आवर रेट कितना आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड के बोल रहा है कि ये जो 2100 है, ये 2 रुपया करके इसका मतलब अप्लाई होना चाहिए था। क्वेश्चन क्या, 2.1 हो जा रहा है, ठीक है। तो दोनों बात कॉन्ट्राडिक्टेड हो रहा है। देखो, एक तो बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड जब चार्ज करेंगे, गुड इवनिंग ऋषु। अच्छा, एक देखो, एक तो गुड बोल रहे इवनिंग। हैं, गुड इवनिंग, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो चार्ज करना है हमें अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आवर रेट, जो कि इन्होंने खुद से बता दिया 2 रुपया, लेकिन 2 रुपया नहीं आ रहा है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअली कितना लगा है वो हमें बता दिया है, ठीक है। और ये 1000 घंटा लेबर आवर है, तो वैसे अगर चेक करें तो 2.1 हो जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में 2.1 लगा, ये इन्होंने सोचा था कि 2 रुपीज करके होगा, तो एक्चुअली में 2.1 करके हो रहा है। तो हमें 2.1 के बेसिस पे ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2.1 होगा, तो पहला ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, तो बस बाकी सब तो हमें पता चल गया कैसे है, बाकी डेटा तो डिटेल समझ में आ रहा है, अब करना क्या है देख लेते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ बोला है, जॉब नंबर A99 A77 वेयर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। तो ये पहले से चले आ रहे थे, ये जॉब जो है ये पहले से चले आ रहा था, क्योंकि इसका ओपनिंग डेटा भी हमें दिया हुआ है ना। तो ये फेब में भी था ये जॉब, और मार्च में ये जॉब जो है दोनों कंप्लीट होने वाला है। दे वेयर बिल्ड टू द कस्टमर एट ए प्राइस विच इंक्लूड 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड अनदर 10% ऑफ द प्राइस फॉर प्रॉफिट। क्या बोल रहा है, तो ये लोग क्या चाहते हैं, अब जॉब का कॉस्ट तो करेंगे, फिर उस पर प्रॉफिट लगा के उसे बेचना भी है। तो दे वेयर बिल्ड, मतलब बिल बनाना है ना कस्टमर को कि कितना हुआ इसका प्राइस, बिल टू द कस्टमर एट ए प्राइस, कौन से प्राइस में करेंगे, विच इंक्लूड्स 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अच्छा, इस पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगाएंगे, जो कि 15% होगा जॉब के कॉस्ट का, एंड अनदर 10% ऑफ द प्राइस फॉर प्रॉफिट, और 10% प्रॉफिट लगाएंगे। तो जो खर्चा पहले से इंक्लूडेड है वो तो है ही, उसके साथ साथ 15% का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और 10% का प्रॉफिट ये लगाने वाले हैं। तो कौन सा जॉब बेच सकते हैं, ऑब्वियसली जो कंप्लीट होगा, यानी ये वाला जॉब। प्रिपेयर क्या करने बोला है, जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर A77 A99, डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर द जॉब। तो कॉस्ट शीट बनाएंगे तो सेलिंग प्राइस भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वहीं पर प्रॉफिट दिखा देंगे। तो ये पॉइंट ए और बी एक ही जगह पे आंसर कर सकते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस कितना है ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में कौन सा जॉब रह सकता है, यहाँ पर 4 जॉब था, वर्क इन प्रोग्रेस में कौन सा जॉब रहेगा? 66 और 55। 66 और 55, बाकी 2 जॉब, ठीक है, जो कंप्लीट नहीं होंगे उन्हीं का WIP बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। अच्छा, इलास्ट्रेशन 1। तो पहले ये निकाल लेते हैं रेट, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, द फैक्ट्री समझने के लिए। ठीक है, द फैक्ट्री ओवरहेड actually incurred rupees 2100, this amount to be apportion, ओवरहेड है तो एपोर्शन करना पड़ेगा ना, एपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ, वो बता दिया है कैसे करना है, लेबर आवर, लेबर आवर। सो द रेट इज, रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा ₹2100 डिवाइडेड बाय ये है, और लेबर आवर था 1000 आवर। ठीक है, 1000 आवर कैसे आया था, ये सब ऐड करके 400 200 300 100, ये कैसे आया बाद में नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 400 200 300 100 इक्वल टू 2.1 रुपीज, 2.1 पर आवर। हम लोग ये वाला कंसीडर करके करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब कॉस्ट शीट बना लेते हैं, जॉब कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017। जॉब ए 77 और जॉब ए 99, ये 2 जॉब का कॉस्ट शीट बनेगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले मेटेरियल कंज्यूम्ड, तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम्ड। तो मेटेरियल कंज्यूम्ड कौन सा वाला डेटा होगा, मेटेरियल इशूड जो है, ये कितना दे रखा है, देखो मेटेरियल इशूड ही तो मेटेरियल कंज्यूम्ड होगा ना, क्योंकि अगर हमें कुछ क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल नहीं दिया है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल अगर नहीं दिया है तो एडजस्ट तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये रॉ मेटेरियल कंजम्पशन निकाल रहे हैं, इसका मतलब तुम लोग इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाओ, ये ऑलरेडी अप्लाइड हो चुका है। ये हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि स्टोर में कितना मेटेरियल था, कितना हम लोगों ने यूज किया, कितना बच गया, उसको बोलते हैं रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड। बट ये है कि ऑलरेडी ये कंज्यूम्ड हो चुका है। ठीक है, ये जितना WIP बना है उसमें इतने हिस्से का मेटेरियल है ये, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल नहीं है, ये मेटेरियल जो कि यूज्ड हो चुका है और गुड्स इससे WIP में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये 80 ओपनिंग स्टॉक जरूर है, बट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल नहीं है, ये मेटेरियल जो है ये सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गया है, 80 रुपीज का उसमें मेटेरियल एप्लीकेबल हो चुका है, तो ये 80 रुपीज यहाँ पर कभी नहीं आ सकता है। तो बाकी तो और कुछ मेटेरियल इंफॉर्मेशन था नहीं, तो इसका मतलब जितना इशू हुआ है उतना ही कंज्यूम्ड हुआ होगा, तो 280 और 120, 280 और 120। एड डायरेक्ट लेबर स्पेंट। ठीक है, तो लेबर कितना लगा है, लेबर यहाँ पर हो जाएगा 600 और 450। ठीक है, तो पहले ये वाला है 77, तो 450 और 600। प्राइम कॉस्ट निकाल लेते, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो था नहीं, हम लोगों ने तो क्वेश्चन अच्छे से ही पढ़ लिया है, तो सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते रहे बात बात में, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट कितना हो गया, जीरो, ये देख लो 280 प्लस 450 730, और ये हो जाएगा 600 प्लस 120 720। ठीक है, ये हो गया प्राइम कॉस्ट। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें अब ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड।
फैक्ट्री ओवरहेड। और ये कैसे अप्लाई करना है, इसको अप्लाई हम लोग कर रहे हैं 2.1 बेसिस पे जो एक्चुअल है, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ 2.1 कर देते हैं, एट द रेट ऑफ 2.1, और जितना जितना टाइम लगा है, तो जॉब 99 में 400 और जॉब 77 में 200, तो पहला वाला 77 है, तो 200 इंटू 2.1, तो यहाँ पर देख लेते हैं 200 इंटू 2.1, 420, और ये वाला है 400 इंटू 2.1, 840, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐड हो जाएगा दोनों, 840 प्लस 720, 1560, और 730 प्लस 420, तो ये हो गया 1150, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड हो जाना चाहिए, इसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक नहीं, इसको बोलते हैं, हाँ स्टॉक भी बोल सकते, प्रॉब्लम क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। अगर कुछ है तो वो ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग है तो लेस हो जाएगा। तो क्लोजिंग में तो अभी कुछ नहीं है, ठीक है। ओपनिंग वाला हम लोग देख लेते हैं, क्लोजिंग का तो डेटा हमें दिया नहीं है, तो ओपनिंग वाला हम लोग देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी क्या है, ये वाला प्रीवियस ईयर का डब्ल्यूआईपी, ये सब ऐड करना पड़ेगा, ये इतना ऐड होके सेमी फिनिश्ड गुड्स बन चुका है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, पहला वाला 80 प्लस 150 प्लस 200, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे प्रेजेंटेशन कर देते हैं, मेटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, तो चेक करो कितना होता है, 80 150 प्लस 200, तो ये हो गया 400, हाँ 430 हो रहा है ना, 430। हाँ ये वाला इधर आ जाएगा, उल्टा लिखा है मैंने। अच्छा, और ये वाला 420, 450 और 400, 1270 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा 2420, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओवरहेड बोल रहे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 1560 प्लस 430, 1990, ठीक है। अच्छा, अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या ऐड होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। देखो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जॉब हम लोग कर रहे हैं इसका क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं बनेगा, क्योंकि ये जॉब तो इसी बार खत्म हो रहा है, सेल हो जा रहा है। अगर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी निकलेगा तो इन दोनों जॉब का निकलेगा, इन दोनों जॉब का तो कॉस्ट शीट अभी हम लोग नहीं बना रहे, अभी तो हम लोग वो जॉब का कॉस्ट शीट बना रहे हैं जिसका क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नील होने वाला है, बिकॉज क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो है वो नहीं बचेगा, क्योंकि ये सेलेबल है ना, सेल हो रहा है, तो क्लोजिंग में कुछ नहीं होगा, ये काम पूरा हो गया होगा तभी ये सेल हो रहा है। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेंगे, क्योंकि वहां पर बताया है कि किस तरह से सेलिंग ओवरहेड हमें जो है ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कितना जगह लगेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर ऐड कर देंगे प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा बिलिंग प्राइस, बोला है ना बिलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, बिलिंग प्राइस फॉर द जॉब, तो यहाँ तक ये चीज कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग सेलिंग ओवरहेड जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं। अच्छा, क्या बोला था, देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में यहाँ पर बोला है कि they were billed to the customer at a price which includes 15% of the price। अच्छा, तो उन्होंने कस्टमर का जो बिल बनाया होगा, बिल मतलब ये सेलिंग प्राइस, ये इसका मतलब ही होता है सेलिंग प्राइस, तो देयर वेयर बिल टू द कस्टमर एट ए प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस, जो बिल बनेगा कस्टमर के नाम पे जितने प्राइस का, दैट इज द सेलिंग प्राइस, विच इंक्लूड, सेलिंग प्राइस इंक्लूड कर रहा है 15% ऑफ द प्राइस, ठीक है। मतलब वो प्राइस जो कस्टमर को बिल किया जा रहा है उस प्राइस का 15% इंक्लूड करता है उस जॉब का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट सेल्स प्राइस इक्वल टू
100, ठीक है। सेलिंग प्राइस 100 अगर होगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना हो जाएगा? 100 का 15%, ऐसे ही तो बोला है ना, जो प्राइस सेलिंग प्राइस होगा उसमें इंक्लूड रहेगा 15% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी ये 15 हो जाएगा। अगर 100 रुपए सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 15 रुपीज हो जाएगा एंड अनदर 10% ऑफ द प्राइस फॉर प्रॉफिट। बाकी जो बोल रहा है प्रॉफिट होगा 10% प्रॉफिट। 10% ऑफ व्हाट, मतलब 10% ऑफ कॉस्ट सेल, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, बोल रहा है कि उस प्राइस का, मतलब सेलिंग प्राइस का, उस प्राइस का यानी सेलिंग प्राइस का। प्राइस मतलब कौन सा? जो कस्टमर को बिल किया गया, तो कस्टमर को क्या बिल किया जाता है? सेलिंग प्राइस बिल किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 10% ऑफ दैट प्राइस। तो 10% कर दिया तो यहाँ पर हो गया 10 रुपीज। मतलब सीधा सा बात है कि अगर सेलिंग प्राइस 100 होगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 15 होगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें कहाँ तक मिला है? यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट तक मिला है, ठीक है। अच्छा, तो फैक्ट्री कॉस्ट नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लिखना चाहिए। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां पर आता है? यहां पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट में अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड हो जाता है तो फैक्ट्री कॉस्ट में, सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। तो हम यहां पर लिखते हैं फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, इसको सेल ही कर देते। सेल इक्वल टू, जहां तक हमारा कैलकुलेट हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ये सेल हो जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसको कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलेंगे, प्लस अगर प्रॉफिट कर देंगे तो हमें सेल प्राइस मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने एजम्पशन ले रखा है सेल कितना है? सेल 100 है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगा अगर हम लोग 100, 15, 10 ऐसा एजम्पशन ले रहे हैं ना, तो हम लोग इक्वेशन बना के नहीं कर सकते। इक्वेशन बना के तभी कर पाएंगे अगर एक्स मानेंगे, तो ठीक है, इक्वेशन बना के भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये लिख लिया है तो इससे दिखा देते हैं और एक्स से भी सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। तो सेल प्राइस अगर 100 है तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा। फिर फैक्ट्री कॉस्ट, इसके हिसाब से फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 100 है। फैक्ट्री कॉस्ट नहीं पता, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 15 रुपीज, प्रॉफिट कितना है? 10 रुपीज। तो यहां से हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा इस तरह से। और एक मेथड भी होगा, उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा? 75%, ठीक है। मतलब अगर सेलिंग प्राइस 100% है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 15 है, प्रॉफिट 10 है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? फैक्ट्री कॉस्ट का कैसे कैलकुलेशन किया मैंने? सेलिंग प्राइस पता था तो हम लोग सेलिंग प्राइस से ऐसे बैक में कैलकुलेशन कर लिए। सेलिंग प्राइस, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट अगर हमें ढूंढना है तो फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड हो जाता है और प्रॉफिट ऐड हो जाता है तो हमें मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि 75 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2420 इज इक्विवेलेंट टू 75। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि 2420 इज इक्विवेलेंट टू 75, ठीक है। तो यहां से हम लोग बाकी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2420 डिवाइडेड बाई 75 इंटू अगर हम लोग कर देते हैं 15 तो हमें मिल जाएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्विवेलेंट करके ना, फैक्ट्री कॉस्ट 75, एक्चुअली में ये 75 का इक्विवेलेंट हो गया 2420। तो 15 का वैल्यू कितना होगा चेक करो। 2420 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 15, तो ये आ रहा है 484 आ रहा है, ठीक है। 484, ये क्या आ गया? अगर हम लोगों ने 15 का इक्विवेलेंट निकाला है तो 15 इज इक्विवेलेंट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये कितना आ जाएगा? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 484, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं
484 कौन सा वाला आएगा, ये वाला लिया ना मैंने, तो ये 484 यहाँ पर आ जाएगा। तो बाकी यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका भी सिमिलरली कर सकते हैं। 1990 अगर 75 के इक्विवेलेंट है तो 15 के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 397.9 मतलब 398। ठीक है, 398 हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा 2420 प्लस 484 2904, और ये हो गया 1990 प्लस 348, सॉरी 398, ये हो गया 2388, 2388। ठीक है, 2388 ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर आ जाता है 2904। हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, और नहीं 29, हाँ 2904 और 2388। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो। अगर 15 हम लोगों ने 15 लिया तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकल गया। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 2420 इज इक्विवेलेंट टू 75, ये तो फिक्स्ड है, इनटू कर दो 10, प्रॉफिट मिल जाएगा। 2420 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 10 करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा 322। ठीक है, 322.6 है तो 323 कर लेते हैं, ये इधर वाले का आ गया 323। ठीक है, अच्छा इधर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा प्रॉफिट, ये 2420 था और ये 1990 था, 1990 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 10 करने से प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा 1990 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 10, तो ये हो गया 265। अब ऐड कर लो, बिलिंग प्राइस मिल जाएगा, मतलब सेल वैल्यू 2904 प्लस 323, 3227, 2388 प्लस 265, 2653, 2653। ठीक है, अब देख लो ये सेलिंग प्राइस भी ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस ये देखो 2420 डिवाइडेड बाय 75 इंटू सेलिंग प्राइस कितना आया था, इंटू 100 आया था ना, 100 करके देख लो, यही अमाउंट आना चाहिए इस कॉलम के बेसिस पे, चेक करके देखो 2420 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, तो यही आ जाएगा, देखो 3227। सिमिलरली आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग चाहे तो उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। तो यहाँ पर 100 मान के कर लिया तो 100 से भी हो जाएगा, और एक तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले इक्वेशन बना लिया था तो वो भी हम दिखा देते, देखो कैसे होगा, जिसको जो वाला सही लगे वो कर सकते हो। यहाँ पर और एक बात दिखा देते हैं, इक्वेशन के हिसाब से कैसे होगा। हम लोग मान लेते हैं लेट सेल्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, सेल से अगर हम लोग प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट कितना था 10% ऑन द प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो कितना हो जाएगा 0.10x। इस तरह से भी कर सकते, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा 0.90x। हाँ, अब इसमें से क्या लेस करते हैं, बैक में चल रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ सेल से क्या लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल से लेस करना पड़ेगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तब जाके ये पॉइंट मिलेगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ तक ही पहुंचना है, ये वैल्यू तक ही तो मुझे पता है, बाकी तो सब मुझे एस्टिमेटेड दे रखा है, ऐसे 10% 15% डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं दे रखा है। अब यहां से हम लोग लेस कर देंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो कि है 15% ऑन सेल, तो ये x का 15% कितना हो जाएगा 0.15x, तो कितना होता है माइनस करने से 0.9, 0.75 0.75। ठीक है, 0.75x आ जाएगा ये माइनस करने से। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वही क्या बोलते हैं उसे, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, यही फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब इस केस में तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ था नहीं, वैसे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। अगर एकदम सही तरीके से हम लोग देखें ना तो ये माइनस करने से क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इससे फिर माइनस क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, जो इस क्वेश्चन में है नहीं। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही हमारा इस क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये अगर फैक्ट्री कॉस्ट है दैट मींस 2420 इज इक्विवेलेंट टू 0.75x। देखो एक ही बात है 0.75x, ठीक है, मतलब 75/100, तो 0.75x, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2420
2420 डिवाइडेड बाई 0.75, ठीक है। तो ये देखो सेम आ गया 3226, जो कि x आया। x हम लोगों ने क्या लिया था, सेल्स वैल्यू। इसको 7 कर देते हैं क्योंकि मैंने तो 7 लिया है ना, 6.66 है। तो ये देखो 3227, ये क्या आया, x आया। x क्या था, सेल्स था, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी डेटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, x पुट करके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पता करना है, x का जो वैल्यू है इनटू 0.15 करो, सेम आंसर आएगा। 3227 इंटू 0.90 करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। 3227 इंटू 0.10 करो, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब जिसको जो पॉइंट्स मतलब इजी लगे तुम लोग उस तरह से कर सकते हो। कोई भी मेथड लो, आंसर सेम आएगा। ये जो है ये एल्जेब्रिक मेथड है, एक्स वाला जो कंसेप्ट है ये जो है ये नॉर्मल, ठीक है। ये मतलब 100 मान के करते हैं हम लोग इसमें, और ये जो है एक्स वाई जेड मानने से एल्जेब्रा फॉर्मेट हो जाता है। दोनों से ही सेम आंसर आएगा। अच्छा, अभी तक लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ ए और बी का आंसर मिला है। जॉब कॉस्ट शीट हम लोगों ने बना लिया है, और सेलिंग प्राइस भी मैंने उसी कॉस्ट शीट में दिखा दिया, अलग से और नहीं किया। अब हम लोग पॉइंट नंबर सी को डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर सी में बोला है वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो बाकी दो बचे हुए जो जॉब है उनका WIP कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा देखो। दीदी टारगेट पेजটা দেখাও। अच्छा, ঠিক আছে। कंप्यूटेशन ऑफ WIP फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। तो मार्च का हम लोग WIP कैलकुलेट करेंगे 2017, और मार्च में सिर्फ दो जॉब का WIP निकलेगा, ठीक है। दो जॉब का WIP निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बोला है, क्लोजिंग या फिर ओपनिंग ऐसा कुछ नहीं बोला है, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बोला है। तो दो तरह का हम लोग निकाल सकते हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। सिर्फ ऐसे नहीं बोला है कि WIP निकालो, क्लोजिंग WIP या ओपनिंग कुछ मेंशन नहीं किया है। तो ओपनिंग WIP जो दिया हुआ है वो हम लोग ले सकते हैं, और क्लोजिंग ओवरऑल मतलब मार्च के मंथ में कितना WIP प्रोडक्ट था, चाहे वो ओपनिंग का हो चाहे वो क्लोजिंग का हो, क्योंकि स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो हम लोग दोनों पॉइंट ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर बोल देता कि क्लोजिंग तो फिर हम लोग उस जॉब को जो कंप्लीटेड है उसको अवॉइड कर देते। तो अगर हमारे पास कुछ ओपनिंग WIP है तो वो भी लिख लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस एज ऑन, अगर ओपनिंग होगा तो 1 मार्च का होना चाहिए, 1 मार्च 2017। ओपनिंग का है जॉब नंबर A99, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कंप्लीट किया, जॉब A77 का है। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने ऐड किया ही था, ओपनिंग WIP A77 का है 1270, और 430 है 99 का। 99 पहले लिखा है मैंने, 430 है, इसका है 1270। ये हो गया ओपनिंग WIP। टोटल कर लेते हैं इसका अलग से। 1700, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या WIP है। अच्छा, क्लोजिंग हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, ओपनिंग कितना था, कितना हम लोगों ने यूज किया, ठीक है, कितना हम लोगों ने यूज किया और कितना बच गया, वो माइनस करने से भी तो हमारा क्लोजिंग WIP निकल जाएगा। तो देखो इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में कितना मेटेरियल इशू हुआ, तो मेटेरियल इशू तो सारे जॉब के लिए हुआ है, 99, 77, 66 और 55, ठीक है। ये चारों जॉब पे मेटेरियल इशू हुआ है। तो चारों जॉब पे मेटेरियल क्या क्या इशू हुआ है, 120, 280, 225, 300। तो ये हो गया 120, 280, 225, 300, 120, 280, 225 और 300। तो ये हो जाएगा 925, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट लेबर,
सेम इसी तरह से जॉब ए, जॉब ए, जॉब ए, जॉब ए 99, 77, 66, 55। लेबर का खर्चा क्या क्या हुआ है? 600, 450, 675, 600, 450, 675, 225 ऐड कर लेते हैं। 600, 450, 675 और 225, ठीक है। तो 1950 हो गया। तो टोटल इस बार इतना खर्चा हुआ है प्राइम कॉस्ट तक का, ठीक है। हम लोग इसको एक बार ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक का खर्चा 1700 प्रीवियस ईयर का, 925 ड्यूरिंग द पीरियड और 1950। तो टोटल 4575 का मेटेरियल और लेबर और डब्ल्यूआईपी मिला के हुआ है। अब यहाँ पर लगाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। कितना टाइम काम हुआ है? 1000 आवर्स। सारे आवर्स को अगर ऐड करते हैं, यहाँ पर जो लेबर आवर था ये वाला 1000 आवर्स एट द रेट ऑफ 2.1, तो ये 2100 होना चाहिए। तो टोटल 2100, 6675 फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। 6675 ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। ये मतलब कॉस्ट शीट के बेसिस पे हम करके दिखा रहे हैं, और एक तरीके से भी होता है, वो भी दिखा देंगे, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे जो जॉब कंप्लीट हो चुका है। कौन सा दो जॉब कंप्लीट हो चुका है? 99 और 77 माइनस कर देते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब। तो जॉब ए 99 और जॉब ए 77 कंप्लीटेड है, और इसका खर्चा कितना हुआ है फैक्ट्री कॉस्ट तक? 2420 और 1990, ठीक है। तो इतना फैक्ट्री कॉस्ट यहां से एक्सक्लूड हो जाना चाहिए। तो 2420 और 1990, ठीक है, ये माइनस हो जाना चाहिए। तो 2420 माइनस 1990, तो ये आ गया 2265। 2265 ये हो गया क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है, एज ऑन एंड ऑफ मार्च, ठीक है, एंड ऑफ मार्च। इस तरह से एक तो हम लोग कर सकते हैं। हम एक बार समझा देते फिर से कैसे किया हम लोगों ने। ये देखो, हम लोग को बोला था कि क्लोजिंग क्या है वो कैलकुलेट करने के लिए। तो क्लोजिंग हम लोग कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ही कैलकुलेट होके आया, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, ठीक है, ओपनिंग कितना हम लोगों ने इस पीरियड में, क्लोजिंग क्या बच रहा है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर पहले से कुछ था तो वो चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, मतलब जैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखो तो ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर परचेस के जगह ये तो, और मतलब परचेस का पॉइंट नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम लोग ये दिखा रहे हैं कि पहले कितना खर्चा किया था, ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर कितना खर्चा किया, तो टोटल कितना खर्चा किया, उसके बाद कितना फैक्ट्री रिगार्डिंग खर्चा हुआ। और उसके बाद हम लोग ये देखना चाहेंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स देखते हैं ना, मतलब हमारे पास 10 पेन था, उसमें से 8 पेन बिका तो 2 पेन बच जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो खर्चा हुआ उसमें से कितने खर्चे का कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट तक देख रहे हैं कि इतना हमारा सेल हो चुका है, ठीक है, इतने का फैक्ट्री कॉस्ट का जो प्रोडक्ट था वो हमारा जॉब जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इनकम्प्लीट ये बच रहा है 2265, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है, और एक सिंपल प्रोसेस भी होता है, उससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे कैसे कैलकुलेट होगा देखो, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो हम लोगों को डब्ल्यूआईपी मिल जाएगा। देखो, तो यहाँ पर बेसिकली तो दो जॉब का ही हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आएगा, बाकी जॉब का तो कोई क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं आएगा। बाकी जॉब का ओपनिंग था जो इस बार ट्रांसफर हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो उसमें हमारा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो कैलकुलेट मतलब कुछ आएगा नहीं, ठीक है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आएगा और वो किसका आएगा? सिर्फ दो जॉब का आएगा, 66 और 55 का, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब
66 एंड जॉब 55 का हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा, ये देखो इन पे डायरेक्ट मटेरियल कितना खर्चा हुआ है, 225 और 300। ये जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है तो जितना भी खर्चा हुआ है वो पूरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा। इतने का खर्चा, ये नेक्स्ट ईयर हम लोग इसे कंप्लीट करना चाहेंगे तो 225 और 300, तो ये हो जाएगा 525, ठीक है। लेबर का खर्चा कितना कर रखा है यहाँ पर, लेबर का खर्चा 675 और 225, 675 और 225, इतने लेबर का खर्चा हुआ है, लेकिन जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है तो इतना डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा। इतना काम हो रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस, इतने रुपीस का काम हो रखा है, ठीक है। और फैक्ट्री ओवरहेड कितना घंटा काम हुआ है इन दोनों जॉब में, 300 और 100 आवर, तो टोटल 400 आवर एट द रेट ऑफ 2.1 करके हमें अप्लाई करना है। तो 300 और 100 इंटू 2.1, तो ये हो जाएगा 840। इसका भी टोटल करके देखो उतना ही आएगा, 840, 900, 525, तो 2265, ये हो गया क्लोजिंग WIP, ठीक है। एक तो प्रोसेस है कि हम लोग ओपनिंग WIP लेके कर सकते हैं जो कि काफी लेंदी हो जाता है, 2265 ऐसे आएगा, बाकी ये शॉर्टकट में कैलकुलेट हो जाएगा कि जो जॉब कंप्लीट नहीं हुआ उस जॉब पे जितना भी काम हो चुका है, चाहे वो रिगार्डिंग मेटेरियल हो, लेबर हो या फैक्ट्री का हो, वो पूरा का पूरा ही क्लोजिंग WIP में चला जाएगा, ये क्लोजिंग WIP में चला गया। लेकिन इस प्रोसेस में जब हम लोग करेंगे तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग लिखते हैं ना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसी तरह से कितना ओपनिंग WIP था, कितना इस बार काम हुआ, और जो काम हुआ उसमें से कितना कंप्लीट हो गया, तो बाकी जो बच जाएगा वही इनकम्प्लीट हो गया, यानी क्लोजिंग WIP कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट हुआ, इलस्ट्रेशन 1। अब इलस्ट्रेशन 2 देखो, इसमें क्या बोला है, prepare a cost sheet for an engineering company which produces standard component in batches of 1000 pieces each, ठीक है। तो कॉस्ट शीट बनाना है इंजीनियरिंग कंपनी का जो लोग प्रोड्यूस करते हैं कुछ स्टैंडर्ड कंपोनेंट बैच में, ठीक है, लॉट्स में। बैच मतलब क्या होता है ना, जैसे एक बार में 1000 पीस होगा, कि एक बार में कुछ, जैसे यहाँ पर 1000 ही बोला है तो एट ए टाइम 1000 पीसेस, मतलब एक बैच होना चाहिए कि एट ए टाइम 5 पीस, 7 पीस, 10 पीस, एक बैच होना चाहिए। तो बैच में 1000 पीस करके काम होगा, ठीक है। ये बैच पासेस थ्रू 3 प्रोसेस, फाउंड्री, मशीनिंग एंड असेंबली, तो 3 तरह के प्रोसेस से ये काम जो है कंप्लीट होगा, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा। 3 तरह का प्रोसेसिंग होगा, फाउंड्री में, मशीनरी में और असेंबली करने में। द मटेरियल यूज्ड फॉर ए बैच नंबर 001, एक बैच नंबर है, हर एक बैच में 1000 पीसेस बनता है। जो बैच नंबर 001 है, बैच का नंबर दिया जाता है, जैसे जॉब में नंबर दिया जाता है बैच में भी नंबर दिया जाता है, ठीक है। बैच नंबर तुम लोग कुछ भी मेडिसिन वगैरह अगर देखोगे या कुछ भी केक खाते हो, बिस्किट्स खाते हो, तो वहां पर देख सकते हो ये सब जो फूड प्रोडक्शन होता है ना बैच में ही होता है। अगर फैक्ट्री भी कभी देखे हो, टीवी वगैरह में भी दिखाता है कि बैच में प्रोड्यूस होकर निकलता है, तो मेडिसिन के पीछे वहां पर लिखा हुआ रहता है बैच नंबर, मतलब इस बैच में ये प्रोड्यूस हुआ है। बैच नंबर इसीलिए दिया हुआ रहता है ताकि अगर डिफेक्टिव हो तो ऐसा ना हो कि पूरे मतलब जितना भी फिनिश गुड्स मार्केट में गया है सारे को हम लोग बैक में लेके आ जाए, नहीं ऐसा नहीं। जो बैच का प्रोडक्ट के बारे में खराब रिव्यू आ रहा है, हम लोग सिर्फ उस बैच को पर्टिकुलरली मार्केट में सेल होने से रोक सकते हैं, इसीलिए बैच वगैरह का दिया जाता है, ठीक है। ये इतने बैच नंबर पे ये चीज प्रोडक्शन हुआ था, तो तुम लोग देख सकते हो बैच नंबर लिखा हुआ रहता है। तो बैच पासेस थ्रू, सॉरी ये वाला, द मटेरियल यूज्ड फॉर ए बैच नंबर 001 वेयर फाउंड्री। अच्छा, इसके लिए देखो फाउंड्री में इतना मटेरियल यूज हुआ है एट द रेट ऑफ 50 पर टन, ऑफ विच 50 टन वेयर सेंट बैक टू स्टोर। तो एक्चुअली कितना यूज हुआ है, फाउंड्री वाला जो प्रोसेस था उसमें 1300 टन जो है एट द रेट ऑफ 50 पर टन वाला मटेरियल लाया गया था, जिसमें से 50 टन वेयर सेंट बैक टू स्टोर। तो कितना टन मटेरियल यूज हुआ होगा बताओ, 1300 में से अगर 50 टन बैक टू स्टोर कर दिया गया है तो फाउंड्री जो प्रोसेसिंग है उसमें कितना टन मटेरियल यूज हुआ होगा, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा ना, कॉस्ट शीट बनाएंगे, तो कितना टन मटेरियल यूज हुआ होगा बताओ, कितना टन मटेरियल यूज हुआ होगा। 1300 माइनस क्या करेंगे,
1250 @50 करके, ठीक है। बाकी डिटेल्स क्या दिया हुआ है, फाउंड्री में डायरेक्ट लेबर आवर्स इतना 200 आवर्स 10 रुपए करके, मशीनिंग में 100 आवर्स 5 रुपीज करके, असेंबली में 100 आवर्स 15 रुपीज करके, ये खर्चा हुआ है, ठीक है। ओवरहेड का कैसे खर्चा हुआ है, 15 पर लेबर आवर, 20 पर लेबर आवर और 10 पर लेबर आवर, ठीक है। तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा जिस हिसाब से खर्चा दिखा रहा है यहाँ पर। तो 200 इंटू 10, 100 इंटू 5 और 100 इंटू 15, ये हो जाएगा डायरेक्ट लेबर का खर्चा, ठीक है। ये डायरेक्ट लेबर का खर्चा मिल जाएगा, तो हम लोग प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे निकल जाएगा 15 पर लेबर आवर, और लेबर आवर कितना है, ये वाला, ये सब लेबर आवर है। यानी ओवरहेड कैसे निकालेंगे, 15 इंटू 200, 20 इंटू 100 और 10 इंटू 100, इस तरह से फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा। तो ऐड करने पे फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, एक कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विथ एस्टिमेटेड कॉस्ट डिस्क्लोजेस कि जो एक्चुअली कॉस्ट हुआ और जो एस्टिमेट किया गया था उसको जब कंपेयर कर रहे हैं तो उससे क्या पता चल रहा है, डिस्क्लोज क्या हो रहा है, दैट मटेरियल एंड ओवरहेड हैव एक्सीडेड द एस्टिमेट्स बाय 20%। मटेरियल और ओवरहेड का खर्चा 20% बढ़ चुका है, वेयर एज द एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल। एक्चुअल से लेबर का खर्चा 10% ज्यादा है। सो द वेरिएंसेस विथ रेस्पेक्ट टू द एस्टिमेट्स। तो हमें वेरिएंसेस भी दिखाना है। वेरिएंसेस का मतलब क्या वेरी किया, मतलब खर्चा जो सोचा था और जो हुआ उसमें डिफरेंसेस क्या है, मतलब ज्यादा हुआ कि कम हुआ। अगर खर्चा ज्यादा हुआ तो वो हो जाएगा एडवर्स सिचुएशन, और अगर कम हुआ तो वो हो जाएगा फेवरेबल सिचुएशन। और ये हमें कॉस्ट शीट के साथ साथ ही प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 2, कॉस्ट शीट फॉर द बैच नंबर 001, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं स्टैंडर्ड साइज भी 001 ही है, सॉरी स्टैंडर्ड साइज है 1000 पीसेस, ठीक है। 1000 पीसेस एक बैच में बनता है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल, क्योंकि कंपेयर भी करना है ना, एक्चुअली कितना खर्चा हुआ, एस्टिमेटेड कितना सोचे थे, और वेरिएंस क्या हुआ, वेरिएंस क्या हुआ, ठीक है। वो भी हम लोग देखेंगे, फेवरेबल हो रहा है कि एडवर्स हो रहा है। तो सबसे पहले क्योंकि कॉस्ट शीट है तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड से स्टार्ट होगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। ये अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 1250 होगा, 1300 में 50 अगर रिटर्न टू स्टोर है तो 1250 और 50 रुपीज पर टन करके है, तो कितना हुआ 1250 इंटू 50 रुपीज। पहले हम लोग एक्चुअल कॉलम लिख लेते फिर एस्टिमेटेड वाला लिखेंगे। तो 62,500 का खर्चा हुआ एक्चुअली, ठीक है, ये मेटेरियल का। अब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का कितना खर्चा होगा, ये देखो 200 इंटू 10 फाउंड्री में, 200 इंटू 10 2000, ठीक है। उसके बाद मशीनिंग में 100 इंटू 5 500। अच्छा, इसके बाद असेंबली का प्रोसेस था, असेंबली में 100 इंटू 15 था या 5, 15 था, तो 1500, ठीक है, 1500। तो ये सब ऐड करने से आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो कितना हो रहा है देखो, 1500 और 500, 2000 2000 4000 4000 यानी 6650 6650 आ रहा है। अब ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें भी ये 3 जगह पे अप्लाई होगा। पहला फाउंड्री, दूसरा मशीनिंग, लास्ट में असेंबली। तो फाउंड्री का खर्चा 15 20 10, अच्छा इसका 15 इसका 20 और 10, और लेबर आवर के बेसिस पे ही था, आवर 200 100 100 200 100 100 इंटू कर लेते हैं। तो 15 इंटू 200, तो 15 इंटू 2 30, और ये हो गया 00 मतलब 3000।
अच्छा, ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 1000, तो 3000, 2000, 5000 एंड 1000, 6000, तो टोटल कितना हो जाएगा 66,500 प्लस 6000, तो ये हो जाएगा 12,500। 12,000 कैसे होगा इतना कम? 66, ओ अच्छा, एक बार 6 आ गया क्या? 72,500। हाँ 72,500, हाँ ये होगा 72,500, ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या ऐड करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये सब, लेकिन ये सब है नहीं हम लोगों के पास, ये सब डेटा कुछ भी नहीं दिया है, क्वेश्चन तो बस उतना सा ही था। ठीक है, ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि जो एस्टिमेटेड है वो कितना है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड क्या बोला है, देखा गया है कि जो एस्टिमेट किया गया था उससे मेटेरियल ओवरहेड एक्सीडेड, मतलब मेटेरियल ओवरहेड का खर्चा भी बढ़ गया है और लेबर का कॉस्ट भी 10% ज्यादा हो गया है। तो मुझे ये बताओ कि मेटेरियल इन्होंने अगर 100 सोचा था तो मेटेरियल का खर्चा कितना हो गया होगा? अगर 20% इंक्रीज है तो कितना हुआ? 120। 120। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 120, 60 to 500 इज इक्विवेलेंट टू 120। तो हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? 100 का वैल्यू, क्योंकि हम लोग तो 100 सोचे थे, हो गया 120। ठीक है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 120, क्योंकि ये तो एक्चुअली में हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? 60 to 500 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, कितना हो जाएगा? नहीं मैम, उल्टा हो गया ना, 62,500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120 होगा ना। लेकिन 120 का वैल्यू निकल, ये कौन सा वाला वैल्यू है? पहले ये ये तो 100 का वैल्यू है ना। ये तो एक्चुअल है, हम लोगों ने तो सोचा था 100 होगा एस्टिमेटेड। अगर एक पॉइंट ले लेते हैं, हम लोगों ने सोचा था 100 होगा, हुआ अच्छा, 120, तो ये 120 का वैल्यू हुआ कि नहीं? है ना? तो ये 120 का वैल्यू ही हमने कैलकुलेट किया, हमें अब 100 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में तो वही हुआ है ना, हमें एक्चुअल खर्चा ही तो बता दिया है कि कितने टन करके हम लोगों ने मटेरियल खरीदा था, ये सब बता दिया। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम लोग कंपेयर किए कि एक्चुअली तो ये सब हुआ, इसलिए एक्चुअल लिखा है ना, देखो 50 पर टन करके खरीदा हम लोगों ने, 50 टन जरूरत भी नहीं हुआ, रिटर्न हो गया, ये सब एक्चुअल में ये सब हुआ है। अब एस्टिमेटेड हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो सोचा था उससे क्या डिफर कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉलम शिफ्ट कर देते हैं, अगर तुम लोग के पास जगह नहीं है तो तुम लोग इसको रफ में कर सकते हो। ये जो हम लोग 52,083। हाँ 52,083। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला भी देख लेते हैं। लेबर का खर्चा बोला है, देखो 10% ज्यादा है, तो ये जो टोटल है लेबर का, ये टोटल कर सकते हैं या फिर एक एक पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम लोग सोचे थे कि लेबर 100 रुपए लगेगा, लेकिन लेबर जो है लगा है एक्चुअली 110, क्योंकि 10% बढ़ा है। ठीक है, तो ये 110 का वैल्यू है, ये 110 का वैल्यू है, ये 110 का वैल्यू है, तो बताओ कितना होगा? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2000, ये कितने का वैल्यू हो जाएगा? 110 इंटू 100, ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, 1500 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, तो देखो कितना होता है। 1818, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला 1818 ठीक, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? मैंने गलत देखा कि, यहाँ पर देख लेते एक बार। द एस्टिमेट लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल। ओ, उल्टा बोला है ना, ये देखो, वेयर इज द एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल, है ना? यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोल रहा है कि एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट जो था वो 10% ज्यादा था एक्चुअल से, तो गलत क्या हो गया हम लोग का? फर्स्ट वाला 2400 होगा। हाँ, ये 2400 नहीं 2200 होगा। ये फिर कितने का वैल्यू है? बोल रहे कि एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट जो है वो 10% हम लोगों ने ज्यादा सोच लिया था, मतलब हम लोगों ने सोचा था लगेगा 110, लेकिन लगा 100। यही तो होता है ना इसका मतलब, कि अगर लेबर कॉस्ट 10% हम लोगों ने ज्यादा सोच लिया था तो हम लोगों ने एस्टिमेट किया था 110, बट एक्चुअली में कितना लगा? 100। ठीक है, तो ये एक्चुअली में लगा है ना, तो ये 100 का वैल्यू है, ये सारा 100 का वैल्यू है। हमें कितना वैल्यू निकालना पड़ेगा? हम लोगों ने एस्टिमेट किया था 110, तो 110 का निकालना चाहिए। देखो समझ में आया कि नहीं? देखो समझ में आया कि नहीं? मैंने यहाँ पर उल्टा पढ़ लिया ना, इसीलिए गलत हो गया। ये देखो, यहाँ पर बोला है एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट 10% मोर देन द एक्चुअल, एक्चुअल से 10% ज्यादा एस्टिमेट कर रखे थे। ठीक है, तो एक्चुअल कितना है? एक्चुअल 100 है, तो इक्विवेलेंट टू 100 क्या कैलकुलेट करना है? 110 कैलकुलेट करो, कितना आएगा? ये 220 आएगा।
2200 आएगा शायद। 550 550 1650 1650 10% करके ये देखो 2000 का 10%, 2200 500 का 10%, 550 1500 का 10% 1650। ठीक है, इस तरह से हो गया। अच्छा, अब इसका टोटल करना पड़ेगा, यहाँ पर ये भी देख लेते हैं टोटल करके। 56483 56483। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देख लेते हैं, ये जो फैक्ट्री वाला है इसका क्या बोला है, ये 20% एक्सीडेड है, मतलब ऐसे करके ही कैलकुलेट होगा। तो 3000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 2000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 और 1000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। 3000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 2500 टू, हाँ 2500, 2500, 2000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 1667 और 833 833। अब सारा टोटल करना पड़ेगा फैक्ट्री कॉस्ट का यहाँ पर। तो 1667 833 2500 56483। 68983 मैम टोटल फैक्ट्री नहीं, कॉस्ट। 61483 हो रहा है टोटल। देखो चेक करके 61483 ही आ रहा है, कुछ गलत हो गया होगा। 61483। 61483। हाँ 61। 61483 हाँ, अब हम लोग चेक करेंगे कि वेरी क्या हुआ। तो हम लोगों ने सोचा था खर्चा होगा इतना, लेकिन खर्चा हुआ इतना, तो डिफरेंसेस माइनस करने से ही निकल जाएगा। माइनस कर लो, डिफरेंस पता चल जाएगा कितना होता है। 62,500 माइनस 52,083 माइनस कर लो। 10417 107। अब ये क्या है, एडवर्स है कि फेवरेबल है? एडवर्स 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 है। एडवर्स है क्योंकि जितना सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हो गया, तो एडवर्स है। एडवर्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा फेवरेबल और एडवर्स का कॉलम बना लो और वहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि एडवर्स होगा तो एडवर्स, फेवरेबल होगा तो फेवरेबल। इसको नेगेटिव में दिखा सकते हैं कि वेरी नेगेटिव हुआ है, मतलब जो सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हो गया। सोचा था 2200 खर्चा होगा बट हुआ 2000, तो 200 डिफरेंस आ रहा है और ये क्या है, फेवरेबल है ना। ये फेवरेबल सारे केसेस ही तो फेवरेबल होंगे, ये 50 वाले। हाँ, ये सारे केसेस फेवरेबल हो जाएंगे। ये 50 हो गया क्योंकि यहाँ पर 150 एस्टिमेटेड से, हाँ एस्टिमेटेड से खर्चा जो है 10% हम लोग ज्यादा देख लिए थे। अब इसका टोटल देखना पड़ेगा, तो ये टोटल कर लो। 200 और ये हो गया 200, 400, तो 10,417 माइनस 400, तो 10,004 नहीं, 4 तो नहीं होगा, 10,017 हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ओवरऑल एडवर्स ही आया है ना, ओवरऑल एडवर्स आया। ये सब छोटा छोटा नंबर है ना, तो ये कितना हो रहा है, ये 400 हो रहा है, जबकि ये नेगेटिव वाला वैल्यू एक्स्ट्रा है, तो ये नेगेटिव में आ गया। अब यहाँ पर चेक करो, सोचा था 2,500 का खर्चा होगा बट हुआ 3,000 का, तो 500 क्या हो गया, एडवर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी खर्चा बढ़ गया, 333, 333 ये भी एडवर्स। और ये वाला भी खर्चा इंक्रीज, 167 167, ये भी हो गया एडवर्स। ठीक है, तो आंसर तो एडवर्स ही आएगा, सारा एडवर्स है। तो 11017 11017 ये भी नेगेटिव एडवर्स। ठीक है। अच्छा, और क्या बोला था हमें यहाँ पर, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट, बस ये बोला था विच प्रोड्यूस स्टैंडर्ड कंपोनेंट इन बैचेस 1000 पीसेस। अच्छा, अब हम लोग कॉस्ट शीट बनाए तो इसका कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं यहाँ पर। कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, 72.5 हाँ 72.5 एक्चुअल वाले कॉलम में हो जाएगा। ठीक है, 72,500, और ये कितने पीसेस के लिए था, 1000 पीसेस के लिए ये पूरा एक्सपेंस हो रखा है, तो 72.5 एस्टिमेटेड के हिसाब से कितना होता है वो भी देख सकते हैं, 61,483। और 1000 पीसेस का ही एस्टिमेशन था, तभी तो कंपेयर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर 61.483 आ रहा है, तो मैंने 48 ही रख दिया। और यहाँ पर देखते हैं कितना डिफरेंसेस हुआ, ये माइनस करने से भी पता चल जाएगा वैसे तो। 11.02, ठीक है, ये माइनस करने से भी तो पता चल जाएगा। 11.02 नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स। ठीक है, एडवर्स इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा कॉलम
इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर बोला नहीं कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि कंप्लीट नहीं है, कॉस्ट शीट कंप्लीट नहीं है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो जाता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ये सब कुछ नहीं था। तो जो भी आया वहां तक का हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया। अच्छा দিদি একটু नेक्स्ट লাস্ট পেজটা দেখাও। হ্যাঁ দেখ, এইটা না আগেরটা? এই লাস্টেরটা। এইটা? হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। अच्छा, इलास्ट्रेशन 3 देखो क्या बोल रहा है। एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैज रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर विच यू आर सपोज टू सबमिट द कोटेशन। ठीक है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिन्होंने कुछ इंक्वायरी किया है और उसके रिगार्डिंग हमें कोटेशन देना है। बिल ऑफ मेटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द जॉब। जो काम हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, वो एक जॉब है क्योंकि पर्टिकुलर हम लोग उनके लिए वो काम करेंगे। ठीक है, वो कोटेशन मांग रहे हैं कि क्या प्राइस होगा। कोई भी चीज परचेस करने के पहले सबको प्राइस चाहिए ना, तो कोटेशन देना पड़ेगा। तो जो डिपार्टमेंट बिल्स ऑफ मटेरियल बनाता है, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उन्होंने बता दिया है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिएगा। तो पेपर चाहिए 10 रिम्स एट द रेट ऑफ 1800 पर रिम के हिसाब से। इंक एंड अनदर प्रिंटिंग मटेरियल 5000 का चाहिए। बाइंडिंग मटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल 3000 का चाहिए। तो ये डिटेल्स जो है मिल गया है रिगार्डिंग मटेरियल। अब बाकी खर्चा देखना पड़ेगा क्योंकि कोटेशन सेलिंग प्राइस तो सिर्फ मटेरियल से नहीं बनेगा। सम फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। जो फोटोग्राफी चाहिए। ठीक है, द एजेंसी डज नॉट हैव ए फोटोग्राफर एज एन एम्प्लॉय। एजेंसी के पास कोई फोटोग्राफर नहीं है एज ए एम्प्लॉय। इट डिसाइड टू हायर वन बाय पेइंग 10,000 टू हिम। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि फोटोग्राफर को हायर कर लेंगे और 10,000 रुपए उन्हें दे देंगे। एस्टिमेटेड जॉब कार्ड prepared by production department specifies that service of the following employees will be required for this job। तो एक एस्टिमेटेड जॉब कार्ड का मतलब है वही जॉब कॉस्ट शीट जहां पर सारा डिटेल्स रहेगा। जॉब कार्ड बनाया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और वहां पर लिखा है कि ये सारे सर्विसेज का भी रिक्वायरमेंट होगा, ऐसे एम्प्लॉइज चाहिए इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। एक आर्टिस्ट, कॉपीराइटर और क्लाइंट सर्विसिंग। ठीक है, और पेमेंट उनको कैसे किया जाएगा? 80 आवर्स, सॉरी 80 आवर्स बेसिस पे नहीं पेमेंट किया जाएगा। ये देखो बोल रहा है कि 12,000 पर मंथ बेसिस पे इन्होंने बात किया। मतलब आर्टिस्ट ने बोला है एक महीने का मुझे 12,000 चाहिए, एक महीने का 10,000 चाहिए कॉपीराइटर, और इन्होंने बोला है एक महीने का 9,000 चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो पेमेंट है ये अकॉर्डिंग टू आवर होगा। ठीक है, और आर्टिस्ट ने काम किया है 80 आवर, कॉपीराइटर ने काम किया है 75 आवर और क्लाइंट सर्विसिंग ने काम किया है 30 आवर्स। इसी तरह से दिया हुआ है कि आर्टिस्ट ने काम किया 80 आवर्स। अगर हम लोग ब्रैकेट वाला एक बार भूल जाते हैं तो देखो, आर्टिस्ट का काम है 80 आवर्स काम किया है, कॉपीराइटर का 75 आवर्स और क्लाइंट सर्विसिंग का 30 आवर्स। अब ब्रैकेट में ये दिया हुआ है, मतलब मंथली चार्जेस है इनका। ठीक है, मंथली चार्जेस इनका इतना है, लेकिन आवर बेसिस पे काम किया है तो पेमेंट आवर बेसिस पे मिलेगा। द प्राइमरी पैकिंग मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू ट्यून ऑफ 4,000। ठीक है, प्राइमरी पैकिंग जो है वो 4,000 का लगेगा। प्रोडक्शन और प्राइमरी पैकिंग जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, वो नेसेसरी होता है। प्राइमरी पैकिंग मतलब ऐसा पैकिंग जिसके बिना प्रोडक्ट जो है मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि ऑयल वगैरह होता है, जैसे तेल, तो तेल के लिए कंटेनर चाहिए ही चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक का पाउच हो या फिर जो ग्लास बॉटल हो। ठीक है, या फिर प्लास्टिक का बॉटल हो, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ऐसे चीजों में प्राइमरी पैकेजिंग जरूरी है। बाकी कुछ डेकोरेशन वगैरह होता है उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसे सेकेंडरी पैकिंग बोला जाता है। तो प्राइमरी पैकिंग प्रोडक्शन ओवरहेड 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट while the selling and distribution overhead likely to be 25% on production cost. The agency expects a profit of 20% on the quoted price. The agency works 25 days in a month and 6 hours a day. तो एजेंसी कितना टाइम काम करती है? 25 days in a month, एक महीने में 25 दिन, एंड 6 hours a day, एक दिन में 6 घंटा। ये डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कुछ बोला है क्या। बस इतना ही बोला है। ठीक है,
तो सबसे पहले ये देखो कि एजेंसी ने कितना टाइम काम किया है 1 मंथ में, क्योंकि ये सब मंथली डेटा है। ये देखो मंथली इतना आवर्स काम हुआ है, मंथली ये पेमेंट है। तो एजेंसी में काम कितने आवर्स हुए हैं बता सकते हो? एक दिन में, सॉरी, एक महीने में 25 दिन और एक दिन में 6 घंटा, तो क्या हो जाएगा? कितना टाइम काम हुआ है? 150 घंटा। 150 घंटा, ठीक है। 150 आवर्स काम हुआ है, तो ये पहले लिख लेते हैं। Illustration 3, total labor hour in a month, 6 hours per day into 25 दिन, 25 days, तो ये हो जाएगा 150 आवर, ठीक है। अच्छा, अब इनका पेमेंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। आर्टिस्ट ने वैसे तो बोला है एक महीने का 12,000 लेंगे, लेकिन आवरली बेसिस पे काम होता है, तो आर्टिस्ट का जो पेमेंट है वो कैसे होगा? देखो, आर्टिस्ट का जो पेमेंट है वो इस तरह से हो जाएगा। 12,000 तभी मिलेगा अगर कोई 1 मंथ काम करेगा। तो 1 मंथ मतलब कितना टाइम काम करना पड़ेगा? 1 मंथ मतलब कितना टाइम काम करना पड़ेगा? ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, 1 मंथ मतलब कितना टाइम काम? 150 आवर्स। 150, तो 150 आवर्स अगर काम होगा तो 12,000 मिलेगा, लेकिन इन्होंने काम किया है 80 आवर्स, तो इनको पेमेंट कितना मिलेगा? तो वो चेक करना पड़ेगा। 12,000 नहीं मिलेगा, क्यों? आवरली बेसिस को भी हमें फॉलो करना है, यहाँ पर बोल दिया है ना आवर्स, इसीलिए। तो फिर 80 आवर्स काम हुआ है तो कम पेमेंट होगा ऑब्वियसली। तो देख लो कितना होता है, 12,000 डिवाइडेड, 6400। अच्छा तो 6,400। अच्छा, ये हो गया आर्टिस्ट का पेमेंट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कॉपी राइटर, ऐसे कुछ था, कॉपी राइटर। कॉपी राइटर जो है, इन्होंने कितना पेमेंट बोला था 1 मंथ का? यानी 10,000 बोला था, 1500 आवर, 150 आवर बेसिस पे, लेकिन काम हुआ है 75 आवर्स, तो इनको भी जितना है उससे कम ही मिलेगा। 150 घंटा तो नहीं हुआ है ना, तो 10,000, 4,999 मतलब 5,000, ये 5,000 रुपीज मिलेगा इनको। अच्छा, और लास्ट है क्लाइंट, क्या है? क्लाइंट सर्विसिंग। इनका कितना हो जाएगा? 150 आवर इंटू 30 और 9,000, 9,000 और यहाँ पर 30, 1800 रुपीज जो है इनको मिलेगा, ठीक है। 1800 रुपीज इनको मिलेगा। तो हम लोगों ने ये वाला कैलकुलेशन पहले ही कर लिया, ठीक है। अब हम लोग कॉस्ट शीट करेंगे तो उसमें ये अलग से कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, हम लोग यहाँ से देख के कर सकते हैं, अदरवाइज कॉस्ट शीट में भी इसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कॉस्ट शीट जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बताया है कि ये 3 तरह का मटेरियल लगेगा। पेपर 10 इंटू 1,800, 10 इंटू 1,800 मतलब कितना हो जाएगा? 18,000, ठीक है, 18,000। इंक एंड अदर पेपर मटेरियल, सॉरी, अदर प्रिंटिंग मटेरियल, अदर प्रिंटिंग मटेरियल दे रखा है, तो ये 5,000 है। और बाइंडिंग एंड कंज्यूमेबल्स, बाइंडिंग मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स, 3,000। अच्छा, और प्राइमरी पैकिंग, ये देखो
प्राइमरी पैकिंग जो है वो हमेशा प्राइम कॉस्ट में आ जाता है, ठीक है, प्राइमरी पैकिंग प्राइम कॉस्ट में आता है। अगर सेकेंडरी पैकिंग हो वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाता है, क्योंकि सेकेंडरी पैकिंग किया जाता है अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रोडक्ट को, यानी वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया। लेकिन जब भी क्वेश्चन में प्राइमरी पैकिंग देगा जो कि नेसेसरी है, इसके बिना प्रोडक्ट मूव नहीं करेगा, तो ये हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा मेटेरियल के साथ ही, डायरेक्ट मेटेरियल के साथ। तो यहाँ पर प्राइमरी पैकिंग होगा तो हमेशा आएगा प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग है 4000। अच्छा, प्राइमरी पैकिंग हो गया। और इसके बाद आ जाएगा, ये पूरा ऐड कर लेते हैं एक बार। 18,000, ये हो गया 3,000, 4,000, 7, 7 and 5 12, 12 और यहाँ पर 18 और 12 30,000, ठीक है। ये हो गया 30,000। अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जिसका हम लोगों ने अभी देखो कैलकुलेट कर रखा है, आर्टिस्ट, कॉपीराइटर, क्लाइंट। अगर नहीं कैलकुलेट करते तो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता। तो ये मेटेरियल के अंडर में, डायरेक्ट लेबर के अंडर में आ जाएगा। यहाँ पर एक कॉलम बना लेते, ये इधर ऐड होते जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आर्टिस्ट। अगर हम लोग इसको वर्किंग नोट बना लेते हैं ना, ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 से हमें ये डिटेल्स मिला है। तो 6,400, 5,000, 6,400, 5,000, कॉपी राइटर, ये भी वर्किंग नोट 1 से मिला है। और क्लाइंट सर्विसिंग, ये भी वर्किंग नोट 1 से मिला है 1800। तो टोटल करना पड़ेगा 6,000, हाँ 1800, 6,400, 13,200। हाँ 13,200, ठीक है। अच्छा, और एक फोटोग्राफर उन्होंने हायर किया था, जिनको फिक्स्ड 10,000 देंगे ऐसा ही बोला था, ठीक है। इनका कोई आवरली ऐसा कुछ नहीं बोला है, और मंथली भी नहीं बोला है। बोला है पूरा जो जॉब होगा, पूरा जो जॉब कंप्लीट होगा तब तक उन्हें 10,000 हम लोग देंगे। ये देखो बोला है हायर कर लिया और उन्हें पे कर दिया जाएगा 10,000, तो ये 10,000 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी तो हो गए डायरेक्ट लेबर ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं फोटोग्राफर्स। 10,000। तो टोटल करेंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो ये हो गया 23,200 और यहाँ पर 30,000, 53,200, 53,200, ये हो गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। देखते हैं कोई फैक्ट्री ओवरहेड क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर बोला था प्रोडक्शन ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कितना हो जाएगा? 53,200। प्राइम कॉस्ट मतलब ही तो डायरेक्ट कॉस्ट, इसका 40% लगाओ। ये दोनों तो डायरेक्ट कॉस्ट का ही टोटल है ना, तो टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट 21,280। हाँ, अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से प्लस इक्वल टू कर लो कैलकुलेटर में, आंसर आ जाएगा 74,480, है ना। इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा हुआ था तो हम लिख देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको भी चाहो तो फैक्ट्री के जगह लिख सकते हैं हम लोग प्रोडक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोडक्शन बोला था, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोला है, जबकि यहाँ पर लगना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन। चलो कोई बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोला है तो हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगा लेते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये बताया है 25% ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब इसका 25% एट द रेट ऑफ 25% ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब इसका 74,480, इसके ऊपर 25% अप्लाई करो। 18,620। हाँ 18,620 प्लस इक्वल टू कर लो कैलकुलेटर में, टोटल कॉस्ट दिख जाएगा 93,100। टोटल कॉस्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ
सेल्स। अच्छा, अब अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऐड होगा। प्रॉफिट था या नहीं था? हाँ बोला है, ये देखो 25% ऑन कोटेड प्राइस, तो प्रॉफिट कितना होगा बता सकते हो? 25% ऑन कोटेड प्राइस का मतलब, सॉरी 20% ऑन कोटेड प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। कोटेड प्राइस मतलब जिसमें बेचना है, ठीक है, तो उस पे 20%। लेकिन बेचने वाला दाम हमें कहाँ पता, हमें तो यहाँ पर पता चलेगा ना कोटेड प्राइस। नेक्स्ट, From 23,275 profit. 23,275 करेक्ट, 23,275 प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्राइस टू बी कोटेड, तो ये सिंपल है, जैसे मैंने बहुत बार सिखा रखा है तुम लोग को। 20% मतलब 20/100, सबसे सिंपल वे 1/5, ठीक है। 1/5 ऑन कोटेड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट। तो 1 रुपया प्रॉफिट है, जब सेलिंग प्राइस 5 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1/4। तो 20% ऑन कोटेड प्राइस दैट इज 1/4 का मतलब कितना हो जाता है? 1/4 में अगर 100 मल्टीप्लाई कर लो तो 25%, 25% ऑन कॉस्ट। तो इस पे 25% लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 93। 100 पे 25% लगा लो या फिर 1/4 लगा लो, एक ही बात है। तो 23,275 आएगा। अब ऐड कर दो, कोटेड प्राइस मिल जाएगा। ऐड करने से आता है 1,16,375। हाँ 1,16,375, ठीक है। अब इस पे लगा के देख लो 20%, ये आ जाएगा। तो हमें ये चीज बार बार देखना चाहिए कि कौन सा प्राइस दे रखा है। डायरेक्ट 20% दिया कि नहीं, हम लोग इस पे कैलकुलेट कर देंगे, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो सेल प्राइस पे भी दे सकता है और कॉस्ट प्राइस पे भी दे सकता है। बस इसमें इतना ही हमें करने बोला था, और कुछ नहीं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि ये एक ट्रायल बैलेंस है। द फॉलोइंग फिगर्स वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ए कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2016। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, ये सब ओपनिंग है। ओपनिंग ही जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है, ठीक है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक रहेगा कभी तो उसमें एडजस्टेड परचेज दिया हुआ रहेगा, तो ये ओपनिंग ही है, ठीक है। वैसे डेट तो नहीं दे रखा है, नीचे देख लेंगे, क्लोजिंग मिल जाएगा तो ये ओपनिंग है। रॉ मटेरियल 1,40,000, WIP 2,00,000, फिनिश गुड्स 80,000, ऑफिस अप्लायंसेस 17,400, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होना चाहिए। प्लांट मशीनरी फैक्ट्री का पार्ट होगा। बिल्डिंग कुछ नहीं बोलने से फैक्ट्री का पार्ट होगा। सेल्स एकदम लास्ट में आ जाएगा, कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो सेल्स रिटर्न जो है वो लेस हो जाता है। मेटेरियल परचेज्ड, ठीक है, ये मेटेरियल कंज्यूम्ड का पार्ट हो जाएगा, ओपनिंग मेटेरियल प्लस परचेज। फ्रेट ऑन मेटेरियल, मेटेरियल लाने के लिए जो खर्चा हम लोगों ने पे किया है वो मेटेरियल के प्राइस के साथ ऐड हो जाना चाहिए। परचेज रिटर्न, तो क्या परचेज कर सकते हैं? मेटेरियल, तो इसका मतलब ये लेस हो जाएगा कि इतना मेटेरियल हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, जो इनडायरेक्ट लेबर है वो फैक्ट्री का पार्ट हो जाएगा। फैक्ट्री सुपरविजन, ये तो बता रही है फैक्ट्री का खर्चा है। फैक्ट्री रिपेयर्स एंड अपकीप, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है। हीट, लाइट एंड पावर फैक्ट्री का हो जाएगा। रेट्स एंड टैक्सेस, तो नॉर्मली मैंने एक पॉइंट तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था कि रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस अगर होता है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस अगर होता है तो वो फैक्ट्री में जाता है। यहाँ पर सिर्फ रेट्स एंड टैक्सेस बोला है, तो इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट दे सकते हैं और नोट्स दे देंगे। जब भी कोई पॉइंट में हमें कंफ्यूजन होगा ना कि लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जाना चाहिए, तो हमेशा नोट्स दे देना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन का हमें आंसर यहाँ मिल जाएगा कि रेट्स टैक्स कहाँ देना है, नीचे बता दिया है। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस तो फैक्ट्री में जाएगा। सेल्स कमीशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। सेल्स ट्रैवलिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। सेल्स प्रमोशन का खर्चा वो भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी एंड वेजेस वो भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऑफिस सैलरी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, जो फंड हम लोगों ने बोरो किया है उसका इंटरेस्ट, ये पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दिया है, तो इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस के अंदर था वो सब ओपनिंग इन्वेंट्री था, वहां भी मेटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। एक्रूड एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट लेबर, मतलब डायरेक्ट लेबर का खर्चा आउटस्टैंडिंग है, मतलब हम लोगों ने पेमेंट करना था लेकिन हम लोग पेमेंट नहीं किए, दैट इज आउटस्टैंडिंग। अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या हुआ, मेरे प्रोडक्ट के कॉस्ट को कैलकुलेट अगर करना है तो मुझे तो वो खर्चा जोड़ना ही पड़ेगा। मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया जिसमें लेबर का 10,000 का कॉस्ट है, मैंने लेबर को 5,000 पेमेंट किया या 6,000 किया, 4,000 बाकी रखा है। तो अगर हम 4,000 को नहीं ऐड करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, सही कैलकुलेशन कैसे होगा कि मेरे प्रोडक्ट में जो लेबर का कॉस्ट है वो 10,000 है ना कि 6,000, तो हमें एक्रूड भी ऐड करना चाहिए। ड्यूरिंग
ड्यूरिंग द पीरियड जो भी खर्चा होगा, जो उस टाइम पीरियड के प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए नेसेसरी है, वो सारा हमें ऐड करना चाहिए, ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग है तो, और प्रीपेड है तो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेबर 8000, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इंटरेस्ट, तीन तरह का एक्रूड है, तो ये तीनों एडजस्ट हो जाएगा। डेप्रीशिएशन, वैसे इंटरेस्ट तो यहाँ पर आएगा नहीं। डेप्रीशिएशन बोला है 5% ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, जो ऑफिस अप्लायंसेस था वो तो फिक्स्ड एसेट होता है, वो तो डायरेक्टली नहीं आएगा, उसका जो डेप्रीशिएशन है वो आ जाएगा। 10% मशीनरी पे, 4% बिल्डिंग पे। हीट, लाइट एंड पावर, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 8:1 रेशियो में, फैक्ट्री, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेस्पेक्टिवली, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में देना है, ऑफिस ओवरहेड में देना है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में देना है, 8:1 बेसिस पे, ठीक है। रेट्स एंड टैक्सेस 2/3 टू द फैक्ट्री एंड 1/3 टू द ऑफिस बोला है। अगर हमें ऐसा कुछ नहीं बोलता तो हम लोग अगर फैक्ट्री में लेते तो एज्यूम टू बी फैक्ट्री, लेकिन ये सिर्फ रेट्स टैक्सेस बोला है तो मेरे हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा सूटेबल होता, ठीक है, और इसका हम लोग नोट्स दे देते। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 8:1 अमंग फैक्ट्री, ऑफिस, डिस्ट्रीब्यूशन रेस्पेक्टिवली। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर बोल दिया है तो तीनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो बिल्डिंग जो है वो हम लोग फैक्ट्री में ही दे देते हैं, ठीक है। और अगर कहीं कभी भी कंफ्यूजन हो तो तुम लोग उस पे नोट्स डाल देना, जिनको लिख के करना है, ठीक है। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड आल्सो ए कंडेंस्ड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है और एक पीएल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग पहले कॉस्ट शीट बना लेते हैं। इजी है, थोड़ा लेंदी है बस। चलो कॉस्ट शीट बना लेते हैं पहले। तो पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इलस्ट्रेशन 4 रुपीज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा देखो, रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,40,000, और हम लोगों ने परचेज भी देखा और परचेज करते हुए फ्रेट भी देखा, ठीक है। परचेज प्लस फ्रेट अभी रीड किए थे तो लिख लेते हैं। देखो परचेज यहाँ पर मिल गया 3,20,000 और 16,000 का फ्रेट है, ठीक है। अच्छा लेस कर देंगे, रिटर्न भी था, रिटर्न किया था हम लोगों ने परचेज में से कुछ रिटर्न, ये देखो 4,800, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, ट्रायल बैलेंस के बाहर, ये देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1,80,000। तो चेक करो कितना हो रहा है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर कितना है वो एक बार चेक करो तुम लोग, कितना हो रहा है। डायरेक्ट लेबर 1,60,000, और इसमें एक्रूड था तो एक्रूड ऐड हो जाएगा, एक्रूड है 8,000, तो 1,68,000। और अगर ये कैलकुलेट हो गया है तो प्राइम कॉस्ट हो चुका हम लोग का कैलकुलेशन प्राइम कॉस्ट का 4,48,200 4,48,200 टोटल। मैम। वो रॉ मटेरियल कंज्यूम रॉ मटेरियल का नहीं, उतना तो नहीं होगा, 4 लाख तो आएगा नहीं, ये तो कम हो जा रहा है वैसे। मैम 2,91,200 এটা মাইনাস হবে, কিন্তু ये वाला माइनस होगा। हाँ 2,91,000 1,80,000 है कि 18,000 है? नहीं 1,80,000 है, अच्छा 2,91,000, हाँ ये सही था, तो था ठीक बोला। 2,91,200, हाँ ये कॉमा नहीं दिया इसलिए 18,000 जैसा लग रहा है, लेकिन ये है होगा 2,91,200। यहाँ मैंने माइनस भी नहीं दिया था, वैसे यहाँ लिखा था मैंने माइनस होगा ना। 2,91,200 और ये 168 है ना, तो प्राइम कॉस्ट 459,200, ये हो गया प्राइम कॉस्ट। अच्छा अब फैक्ट्री ओवरहेड
सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर था एक, देखो, और उसमें एक्रूड भी था 1200, ये भी ऐड कर लेंगे। तो इनडायरेक्ट लेबर 18,000 यहाँ पर लिखते हैं। इनडायरेक्ट लेबर 18,000, एक्रूड इनडायरेक्ट लेबर 1200। अच्छा, और फैक्ट्री का खर्चा क्या हो जाएगा? फैक्ट्री सुपरविजन तो 10,000, ये लिख लेते हैं। फैक्ट्री सुपरविजन 10,000। और क्या खर्चा है? फैक्ट्री रिपेयर्स अपकीप 14,000। फैक्ट्री रिपेयर्स एंड अपकीप 14,000। अच्छा, हीट लाइट एंड पावर इसका कुछ बोला था 65,000। ये देखो 8:1:1, तो पहले लिख लेते हैं हीट लाइट एंड पावर टोटल है 65,000। 65,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 811 फैक्ट्री ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पेक्टिवली। तो पहला ही फैक्ट्री का पोर्शन बोला है 811, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 10 है ना, 8 डिवाइडेड बाय 10 हो रहा है। तो चेक करो कितना हो रहा है, 65,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8, 52,000। हाँ, 52,000 हीट एंड लाइट पावर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं रेट्स एंड टैक्सेस, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बोला था। रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन टोटल है 6,300, ठीक है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने बोला था 2/3 टू द फैक्ट्री, ठीक है। तो 2/3 कर लो, 6,300, 4200, 4200। अच्छा, और भी कुछ खर्चा है डिप्रिशिएशन वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 2 कॉलम हो जाएगा, रुपीज रुपीज। अच्छा, यहाँ पर रेट्स एंड टैक्सेस, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस ये लिख लेते हैं, ये तो पूरा फैक्ट्री का ही होगा। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस 18,700, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डेप्रिशिएशन है ना, डेप्रिशिएशन ऑफिस अप्लायंसेस, ये तो पूरा ऑफिस पे ही जाएगा। 10% ऑन मशीन, तो डेप्रिशिएशन ऑन मशीन और डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला भी है बिल्डिंग का डिस्ट्रीब्यूशन 811 पे होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं डेप्रिशिएशन ऑन मशीन। तो ये कितना होगा? मशीन का तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला है, तो मशीन का वैल्यू और उसके ऊपर 10%। तो मशीन कितने का था, कहाँ दिखेगा? प्लांट एंड मशीन, ये देखो 4,65,500, 4,65,500। इस पे 10% अप्लाई करने से कितना आ जाएगा? 4,60,50, शायद देख लेते हैं, 4,60,500। ये आ जाएगा। और डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है, डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू क्या था? 2 लाख। बिल्डिंग का वैल्यू ये देखो प्लांट मशीनरी के नीचे ही दिया हुआ है 2 लाख। और इस पे डेप्रिशिएशन, लेकिन पूरा जो है फैक्ट्री में नहीं चार्ज कर पाएंगे, तो डेप्रिशिएशन का अब रेट चेक करते हैं 4%। तो डेप्रिशिएशन का रेट लगाते हैं 4%, जो कि टोटल डेप्रिशिएशन होगा। लेकिन इसका कितना पोर्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फैक्ट्री में? 8/10, ये भी 811 में है, तो 8/10। तो देख लो कितना होता है, 2 लाख इंटू 4% इंटू 8/10, 6,400, ठीक है, 6,400। अब ये सब टोटल कर लो, क्योंकि और कोई भी फैक्ट्री का खर्चा नहीं, क्योंकि हम लोग तो लास्ट तक पूरा ये देखते हुए आए। देखो ट्रायल बैलेंस और रॉ मटेरियल, WIP, ऑफिस अप्लायंसेस ऑफिस का होगा, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, सेल्स, ये सब हमारा नहीं था पार्ट यहाँ का। फैक्ट्री का जो भी था सारा ही हम लोगों ने देख लिया, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस तक, बाकी सब सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस वाला पार्ट था, ठीक है। अब ऐड करो, इसको ऐड करो पूरा, देखो 1,35,650, कितना होता है 1,35,650। ये वाला टोटल। हाँ, यहाँ तो 1,70,550 मैम दे। 170,550। अच्छा, सब कुछ गलत हो गया होगा, देखो ये तो आ रहा है 170,550। हाँ, यही आंसर है, एक बार चेक करके देखो, शायद कुछ गलत हुआ होगा टोटल। जो गैप आ रहा है उसको माइनस करके देखो, समझ में आ जाएगा क्यों क्या गलत हुआ है, या तो कुछ नहीं लिखा होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आइटम्स है, शायद कुछ छूटा होगा, देखो। अब यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं ओपनिंग WIP, क्योंकि था क्वेश्चन में ना ओपनिंग WIP, ये देखो 2 लाख ये ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग WIP लेस हो जाएगा। हम लोग चाहे तो एक बार में ही दोनों लिख सकते हैं, या फिर ये ऐड करके ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट फिर उसके बाद एडजस्ट करके वैसे भी लिख सकते हैं डिटेल्स फॉर्मेट के हिसाब से। तो क्लोजिंग WIP 1,92,000, तो माइनस कर लो और ये ऐड कर लो, देखो कितना आता है 17,0550 प्लस 2 लाख माइनस 1,92,000 18550 1,78,550 দেখো তো এটা আসছে কিনা 1,78,550 হতে হবে। टू लाख देखिए एक बार 1,70,550 1,78,550 ये वाला आ रहा है फैक्ट्री कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा देखो। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं कुछ छूट रहा है कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस अप्लायंसेस के ऊपर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, तो ये कितना है 17,400 इंटू इस पे परसेंटेज लगा लेंगे तो पता चल जाएगा। प्लांट मशीनरी बिल्डिंग सेल्स सेल्स रिटर्न ये सब तो कुछ नहीं होगा, इंडिविजुअली कुछ खर्चा हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑफिस सैलरी चला जाएगा 8,600, ऑफिस सैलरी 8,600, ठीक है। और बाकी कुछ अपोर्शन हुआ था ना, वो चेक कर लेते क्या क्या है। तो ये देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑफिस अप्लायंसेस पे 10% बोला है, तो 10% मतलब 17, यहाँ पर कितना हो जाएगा 17,400 इंटू 10%, 1740, सॉरी 5% है, मैंने गलत लिख दी 5%, 17,400 इंटू 5% तो 870, ठीक है। ये हो गया 870। अच्छा, उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस का एक पोर्शन ऑफिस में जाना चाहिए, तो रेट्स एंड टैक्सेस इसका 1/3 पोर्शन जो है ये जाएगा। तो रेट्स एंड टैक्सेस कितना है 6,300, इसका 1/3 2,100 हो गया, ठीक है। हीट लाइट का भी था, हीट लाइट एंड पावर, ठीक है। हीट लाइट एंड पावर इसका भी बोला था, देखो हीट लाइट एंड पावर 8:1:1, तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। 1/10 इंटू हीट लाइट एंड पावर जितना था, तो हीट लाइट एंड पावर था 65,000, तो 65,000 डिवाइडेड बाई 10 यानी 6,500, ठीक है। तो और क्या होगा डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इसका भी 1/10 पोर्शन होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ था बिल्डिंग का 2 लाख इंटू 4%, ठीक है। 8,000 हुआ था, 8,000 का 1/10 यहाँ पर जाएगा, यहाँ बोल रखा था, ये देखो यहाँ पर बोल रखा था डेप्रिसिएशन ऑफिस एंड कहाँ गया बिल्डिंग का, ये देखो। तो ये हो जाएगा 800। अब ऐड करो देखो कितना आता है 870 प्लस 8600 2100 6,500 एंड 800, तो ये हो जाएगा 18,870। अब यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस हो जाएगा। तो क्लोजिंग वाला ये है 1,15,000, ओपनिंग है 80,000, यहीं पर क्लोजिंग वाला भी लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,15,000, ठीक है।
तो चेक करो कितना होता है। प्लस 80,000 माइनस 1,15,000, तो ये हो गया 16,130, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, देखो चेक करके नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। 16,130 ये नेगेटिव आ गया। अब ये एडजस्ट कर देंगे फैक्ट्री कॉस्ट के साथ, तो प्लस 17,850, तो ये आ जाएगा 60, ये कितना आ रहा है, 16 आ जा रहा है मेरा, 16,2420 चेक करते हैं और एक बार। ओ, मैंने फैक्ट्री कॉस्ट ऐड नहीं किया था क्या, ये वाला फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड, यहाँ पर ऐड नहीं किया था फैक्ट्री कॉस्ट के साथ प्राइम कॉस्ट को। अच्छा, ये ऐड कर लेते 4,5, नहीं तो एक बार में भी कर सकते हैं ये वाला। ओ अच्छा, मैंने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पर नहीं निकाला, वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों डायरेक्ट खर्चा था, तो प्राइम कॉस्ट निकल गया था 4,59,200, प्राइम कॉस्ट 4,59,200, एक मिनट, 4,59,200 ये हो गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड उसमें ऐड हो जाना चाहिए 17,850, तो ये हो जाएगा 6,37,750 फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें ये प्रोडक्शन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा माइनस 16,130, ये होने से आ जाएगा 6,21,620, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पेन को क्या हो गया, एक मिनट, पेन हैंग कर गया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दो कॉलम था, ये वाले कॉलम में आंसर आएगा 6,21,620, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, इसमें क्या क्या आ जाएगा, हीट एंड लाइट, जिसका एक पोर्शन हमें यहाँ दिखाने के लिए बोला था, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वो भी था यहाँ पर अप्रोप्रिएट करने बोला था ना, 8:1:1, और क्या क्या खर्चा है देखो, खर्चे में आ जाएगा, ये देखो, सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन, तो सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट एक्सपेंस, ये सारा खर्चा था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट डिपार्टमेंट एक्सपेंस मतलब वही सैलरी एंड वेजेस, तो यहाँ पर सेल्स कमीशन 33,600 11,000, 33,600 11,000। अच्छा, उसके बाद 22,500 18,000, 22,500 18,000, ठीक है। हीट और लाइटिंग का उतना ही होगा जितना यहाँ पर था, क्योंकि हीट एंड लाइटिंग का तो 1/10 करके 8:1:1 था ना, तो यहाँ पर अगर 6,500 है तो यहाँ पर भी 6,500 ही होगा सिमिलरली। और बिल्डिंग का जो था वो भी उतना ही आएगा जितना फैक्ट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में आया था, वो भी 8:1:1 था, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी 800 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो 6,500 800 33,600 11,000 22,500 और 18,000, ठीक है। ये सबका टोटल आ रहा है 92,400, ठीक है। तो ये ऐड करने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करेंगे 6,21,620, 6,21,620, तो ये आ रहा है 7,14,20, ठीक है। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब
इसमें और तो कुछ नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट वगैरह तो हमें कुछ नहीं बताया है। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड आल्सो ए कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब हमें सेल्स दिखाना है, यहाँ पर नहीं दिखाने बोला है, तो बस छोटा सा पॉइंट है, अभी हो जाएगा। देखो सेल्स इनकम, सेल्स इनकम कितना हुआ है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में ये देखो 7,68,000। इसमें कुछ रिटर्न भी था, रिटर्न सेल्स रिटर्न था ना, हम लोग जब ट्रायल बैलेंस रीड कर रहे थे तो सेल्स रिटर्न जस्ट इसके बाद ही लिखा हुआ था। 14,000 का सेल्स रिटर्न हो गया, तो जो नेट हो रहा है वो हो जाएगा 7,54,000। ठीक है, 7,54,000। अब यहाँ पर ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब पूरा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, मतलब पीएल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये खर्चा हुआ है 7,14,020। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करने का जरूरत नहीं, ये हम लोग नेट सेल निकाल दिए। ठीक है, ऐसे करके दिखाते, रुको इस तरह से लिख के दिखाते हैं। ये हो गया सेल्स। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो हम लोग चेक करेंगे क्या खर्चा हुआ। तो अभी तक ये खर्चा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ये लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,14,020। ठीक है, और ऐड कर देंगे ये वाला इंटरेस्ट वाला खर्चा जो था। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग जो ओवरऑल पीएल बना रहे, ठीक है, सिर्फ कॉस्टिंग पीएल नहीं बना रहे, पूरा पीएल बना रहे, तो इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो भी ऐड हो जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड 2,000 है, लेकिन नीचे एक एक्रूड भी दे रखा था 2,000, तो टोटल इंटरेस्ट 4,000। तो इंटरेस्ट 2,000 जो कि ट्रायल बैलेंस में है, मतलब पेड है। ठीक है, और एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या फिर एक्रूड इंटरेस्ट 2,000, तो टोटल खर्चा हो जाएगा ये। ठीक है, तो टोटल खर्चा हो गया 7,14,020 प्लस 4,000, तो 7,18,000। यहाँ पर लिखते हैं 7,18,020। अब नेट प्रॉफिट ये माइनस कर लो, 7,54,000, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 35,980। ठीक है, क्योंकि हमें बोला है कि पूरा पीएल बनाओ। ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट भी ले पा रहे हैं, नहीं तो कॉस्ट शीट में ये इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अलग से सिर्फ पीएल ऐसे नहीं बोला, बोला कि कंडेंस्ड पीएल, मतलब सारा चीज मिला के दिखाओ, तो ये फाइनेंस और कॉस्टिंग दोनों का खर्चा हमें दिखाने के लिए बोला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अलग से उसे फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस 5 और 6 तो हम लोग लास्ट क्लास, 5 वाला नहीं, 5 वाला होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, 5 वाला जो है ये होमवर्क दे देते हैं, ये एक बच गया। इलास्ट्रेशन 5 हम होमवर्क दे रहे हैं, ये वाला जो पीडीएफ में ये जो क्वेश्चन है जो ग्रीन कलर का है वो नहीं। ठीक है, और 6, 7 मैंने करवा दिया था, और आगे भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा जो ग्रीन कलर से है। ठीक है, ये भी तुम लोग देख सकते हो, अगर कुछ कर पाओगे तो यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक आइडिया तो मिल ही गया है, तो ये सब कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। कुछ मैंने एमसीक्यूज भी दे रखा है। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ से कोशिश करके देखना। आज इतना ही करते हैं।